हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKD एकेडमिक स्टडी पर। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज आपके लिए हम राजनीतिक विज्ञान से लेके आए हैं विविधता एवं भेदभाव। यानी विविधता का मतलब क्या क्या हम में सांस्कृतिक परिवर्तन है, क्या कैसे हम रहते हैं, कैसे खाना है, क्या खाना है हमारा, कहाँ रहना है, कैसा आवास है हमारा, इस चीज़ के बारे में विविधता है। यानी हमारे देशों में कई धर्म हैं और कई तरह के लोग भी हैं, उनकी सोच भी कुछ अलग अलग है। अब भेदभाव भेदभाव जैसे स्त्री में और पुरुष में भेदभाव हम करते हैं, लड़का लड़की में हम भेदभाव करते हैं, ये भेदभाव नहीं होने चाहिए। हम गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं होना चाहिए कभी भी। सभी को समान रूप से सही समान चीज़ें मिलनी चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए हर चीज़ के। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे पूर्वाग्रह यानी पहले लोग कैसे थे, ग्रामीण लोग भी थे और शहरी लोग भी थे। ग्रामीण ज़्यादा थे और शहरी कम थे। तो उनमें क्या डिफरेंस है उनके बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को ज्ञानी की तरह देखते हैं, और जबकि शहर में रहने वाले लोग आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में रहने वाले व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण लोगों में और शहरी लोगों में क्या डिफरेंस होता है। ग्रामीण लोग क्या करते हैं, वो हमेशा खेती पर निर्भर रहते हैं, खेती पर और अपनी मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। तो खेती जब करते हैं तो या तो वो पशुपालन भी करते हैं, खेती भी करते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, सुबह सुबह जल्दी भी उठते हैं और ज़्यादा काम करते हैं, अपना मांसपेशियों को ज़्यादा चलाते हैं और अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं। उस पर खेती करते हैं तो खेती करने में ज़्यादा थकान भी होती है, काम तो ज़्यादा होगा ही। तो जैसे काम ज़्यादा होता है तो थकान भी होती है। तो ग्रामीण के लोग काम ज़्यादा करते हैं, तो ग्रामीण लोग काम ज़्यादा करेंगे। और शहरी लोग क्या होते हैं, शहरी लोग नौकरी पर निर्भर होते हैं। जैसे नौकरी के लिए आपको जाना है 10 बजे, तो आप 10 बजे से 1 घंटा पहले ही उठोगे, कभी आप जल्दी नहीं उठोगे। ना एक्सरसाइज करते हैं शहरी लोग। जैसे देखो दोस्तों, जैसे आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। यानी वो किसी मशीनों का काम पे निर्भर नहीं रहना चाहते, वो खुद काम करना चाहते हैं हर जगह। जैसे फसल वगैरह काटना और बुआई करना और खेतों में काम करना वो खुद करना चाहते हैं। जैसे फसल की बुआई कटाई के समय परिवार के खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित करने को बाध्य होते हैं। अब बाध्य क्यों होते हैं ग्रामीण लोग शहरों की तरफ जाने के लिए? तो काम की तरफ, शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ग्रामीण यानी गांव में अब इतना काम नहीं रहा है, और अब हर किसी पे खेती भी नहीं होती है इतनी। अब होती भी है तो इतने गरीब लोग हैं जिन पे ज़मीन नहीं है, तो वो खेती क्या कर पाएंगे। मजदूरी भी गांव में मिलती नहीं है, तो शहर की तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि शहर में काम, इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो काम भी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे शहर में लोग भाग रहे हैं। मगर शहरों का जीवन बहुत ही व्यस्त जीवन होता है, ठीक है। वो शहरी जीवन बड़ा है आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। अब यानी व्यस्त का मतलब यही है कि वो लोग आलसी भी होते हैं, कुछ लोग बिगड़े भी होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। शहरों के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिता पाते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते, लोगों की नहीं। कभी भी शहर के लोग पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की अपनी कोई चिंता नहीं करता है। तो शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। यानी किराए में और आने जाने में भी खर्च हो जाता है। ज़्यादातर ग्रामीण लोग दूर दूर जगह से, दूर दूर प्रदेश से आते हैं, तो यहाँ पे आने जाने में किराया भी खर्च होता है और काफ़ी महंगा पड़ता है, और काम भी मिल जाता है शहरों में। तो गाँव में इतना काम नहीं मिलता, मगर गाँव में खाना पीना सब, रहना सब सस्ता होता है, और शहरों में सब महंगा होता है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वग्राही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े से वे पहनते हैं इत्यादि, ठीक है। जहाँ से वो लोग जैसे आते हैं, किस जगह से आए, केरल से आए, पंजाब से आए, हर जगह का पहनावा ओढ़ावा अलग होता है। तमिल से आते हैं
स्टेट से आते हैं, प्रदेश से, तो हर जगह के अलग अलग पहनावा ओढ़ावा होता है, खान पीन भी अलग अलग होता है। तो इन चीज़ों में काफ़ी विविधता होती है। तो अक्सर दूसरे के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। समाज में लड़के और लड़कियों के कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के तथा या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, तो ऐसी ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो आपने देखा होगा कहीं कहीं बहुत गांव के लोग क्या कहते हैं कि ये लड़की है तो ये लड़की ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, ये नौकरी नहीं कर सकती। मगर इस समय जो चल रहा है अभी 2021 और 2020 और जो भी आया है समय अब आएगा, उसमें लड़कियां काफ़ी आगे आई हैं। ओलंपिक में भी काफ़ी लड़कियां हैं और तुम्हारे सेनाओं में भी हैं। काफ़ी लड़कियां बहुत आगे आ चुकी हैं। इसलिए हम किसी चीज़ में भेदभाव अब नहीं करना चाहिए। पहले लोगों को जानकारी नहीं थी तो वो लोग भेदभाव करते थे, लड़का लड़की नहीं, लड़का ये काम, लड़की ये नहीं काम कर सकती, वो नहीं कर सकती। वह आजकल लड़कियां सबसे ज़्यादा पढ़ती भी हैं और अपर अधिकारी भी बनती हैं। ठीक है, अगर हम को ले कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़के गिर जाते थे तो उन्हें चोट लग जाती थी, वो माता पिता उनके परिवार वाले अक्सर कह देते थे कि बेटा चुप हो जा, लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो वो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि लड़के लग जाती है तो वो रोते नहीं हैं और लड़कियां रोती हैं। ठीक है, तो ये उनके मन में ऐसा एक विश्वास आ जाता है। यहाँ की अगर किसी लड़के को रोना आ जाए तो वह आपसे रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी भी रोने का मन करता है, तो खासकर उनके गुस्सा आए या दर्द हो, तो लड़की बड़े होने पर लड़के सीख जाते हैं कि उनके पास सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। ठीक है, एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। यानी जब बचपन में हमारे माँ बाप हमसे कहते थे कि रो मत बेटा, लड़का है तो रोएगा तो अच्छा ही होगा, लड़कियां रोती हैं, वो ये इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। सभी लोग समान होते हैं, ऐसी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़का रोता नहीं, कि वो नहीं होता। ये सभी समान है, ये तो क्रियाएं हैं, मानसिक भाव है। ठीक है, ये तो कुछ नहीं होते। रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। रूढ़िबद्ध धारणा मतलब जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उनके बारे में पक्की धारणा कर लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। दरअसल उनके बारे में हम मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है कि देश, धर्म आदि उन्हें हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे ही हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। मतलब जिस समूह में कुछ लोग चोर भी होते हैं, कुछ अपराधी भी होते हैं, तो ये नहीं है कि सारे ही चोर होते हैं और सारे ही अपराधी होते हैं। ये मन में धारणा कभी नहीं बनानी चाहिए, सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग उस समूह में होते हैं। तो इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने के लिए, एक अनोखे और एक अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के आपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं और जो दूसरों से अलग हैं। इसीलिए हम किसी व्यक्ति में, हम कहीं भी कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो हम उस व्यक्ति की हम
एक अपनी उनकी धारणाएं और उनकी विचार को हम देख नहीं पाते हैं हम, क्योंकि उसी माइंड के हो जाते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस चीज़ की कभी धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। ठीक है, जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। ऐसी धारणा कभी नहीं बनानी चाहिए। आजकल लड़कियां भी हवाई जहाज उड़ा रही हैं। अक्सर हम पर असर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनका करने की काबिलियत शायद हमने हो। यानी असमानता और भेदभाव। अब देखो, असमानता और भेदभाव पढ़ेंगे। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। जैसे पहले बड़े बूढ़े लोग होते थे। पहले लोगों की, गांव के लोगों की सोच क्या थी? पहले लोग क्या कहते थे कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, लड़कियां वो काम नहीं कर सकती हैं। तो यही क्या है? रूढ़िबद्ध धारणाएं। इन धारणाओं को खत्म करना होगा। अब हमें इन धारणाओं से दूर होना होगा, क्योंकि लड़कियां आजकल हर कुछ कर सकती हैं। गाड़ी भी चला सकती हैं, मोटरसाइकिल भी चला सकती हैं, हवाई जहाज भी चला सकती हैं और ट्रेनें भी चला रही हैं लड़कियां। ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो हवाई जहाज नहीं चला सकती वो नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं लड़कियां। ठीक है, कभी भी अब ऐसी धारणाएं नहीं होनी चाहिए अपने विचारों में। ठीक है, दिखाने के लिए कुछ कहते हैं कि अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं तो किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं, तो यह किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं, एक ही हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों का इस्तेमाल किए जाए रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर ले रहे हैं। यानी आपके गांव में अगर कोई व्यक्ति को हम पानी नहीं भरने देते, कोई किस तरीके वो कहते हैं कि ये पानी नहीं भरेगा, वो पानी नहीं भरेगा। भाई, पानी सबके लिए, सभी ले सकते हैं, सभी कहीं भी आ जा सकते हैं। यही हमारी मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार हमें कैसे पता पड़ते हैं? हम जब पढ़ेंगे लिखेंगे जब भी तो हमें जानकारियां होंगी। इन चीज़ों की किताबों को पढ़ेंगे जब हमें जानकारी होती है। ये जो पुरानी अवधारणाएं, इनको हमें ख़त्म करना होगा। ठीक है, तो भेदभाव के कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत ही भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यानी कोई और धर्म होगा, कोई और धर्म होगा। विविधता का एक पहलू यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में से एक अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। यदि दो गरीब थे, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि यह अंतर विविधता का एक पहलू नहीं है। यानी आर्थिक मतलब कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये कोई विविधता नहीं है उसकी। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन, पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तर, अस्पताल, स्कूल आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और समानता पर आधारित दोनों की ही तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण कि वे भेदभाव समूह के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोग, धार्मिक समूह और खास क्षेत्रों में लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके का भेदभाव कई जनजाति समूह वगैरह खास तरीके रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर आपकी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती, बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें गंदा, अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था के लोग के समूहों को इस तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है जिसमें जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी, जिन्होंने अपने आप को एक सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा और उन्होंने अपने को ऊंचा जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों का सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूह को सिर्फ कचरा उठाने का और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत, उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को अधिकार हासिल था और उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। जैसे आपने देखा होगा, जिन लोगों के बीच भेदभाव होता है उन लोगों को कितना बुरा लगता होगा। यही चीजें हैं कि पहले के लोग उनके मन में क्या धारणाएं थी कि वो नीची जाति के लोग हमारे यहाँ मंदिरों में नहीं आएंगे, पानी नहीं भरेंगे। इन चीजों को देखते हुए विविधता यानी भेदभाव करे गए। तो ये भेदभावों को खत्म करने के लिए आगे काम किया गया। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, उन्होंने आगे इन्हीं धारणाओं को देखते हुए उन्होंने संविधान में अनुच्छेद और उन्होंने बातें रखी जिन्हें हम अभी भी उनका पालन कर रहे हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह उनका अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी और उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंचा। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चित ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसे कि हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं और बिना एक पल भी सोचते मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक्के हो गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देखा कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। तो उन्होंने जैसे ही मेरे जवाब सुना तो वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। वे यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उनकी जगह अब अत्यधिक उदासी ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए
तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जा सकते हैं थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर, देखो दोस्तों ये है भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन परिचय, तो इसको आप पढ़ना, जिससे आपको जानकारी मिलेंगी कि भेदभाव उन्होंने कैसे किस तरीके से खत्म किया था। देखो देखते रहना दोस्तों, ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो समानता के लिए संघर्ष, यानी उन्होंने संघर्ष किया था। ब्रिटिश शासन के आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के लिए, व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलित औरतों, जनजाति लोगों और किसानों के अपने जीवन में जिस तरह गैर बराबरी का अनुभव किया, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे कि पहले की बात है कि बहुत सारे दलित से संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि वे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, यानी वो कहती थी कि हम पुरुषों के बराबर बैठ के हम शिक्षा ले, और हम ऊंची जाति और नीची जाति के ये कोई भेदभाव ना रहे। तो आपने देखा होगा जैसे किसानों और दलितों में अपने आप जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना। हमारे नेता ने समाज में व्यक्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान लिखने के वाले लोगों के इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है, लोगों के उनके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया जाना चाहिए। नेताओं ने लड़ाइयाँ लड़ी, अम्बेडकर जी, इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा कि जिससे भारत में सभी लोग के बराबर माना जाए और समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार और उन्होंने समान अवसर प्राप्त किया। अस्पृश्यता के यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानून के रूप में खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां, सभी लोग नौकरियां, कहीं भी आना जाना, कहीं भी किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, किसी भी नौकरी में आवेदन भी कर सकते हैं। इसी को देखते हुए समानता का अधिकार संविधान में रखा गया था। ठीक है, अम्बेडकर जी ने देखो दोस्तों, ये भारत का संविधान लिखने वाली समितियों के सदस्यों की फोटो है, और ये हमारा भारत का संविधान की फोटो उद्देश्य का, ये इस तरीके की। तो ये हमारी क्या है, संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और सम्मान का अवसर प्राप्त है। इसी को देखते हुए आज हमारा संविधान बनाया गया था कि हम लोगों को सभी जगह समानता मिले, नौकरी में भी मिले और रहने, बैठने, उठने, खाने पीने, आने जाने में सभी जगह समानता मिले। ये अम्बेडकर जी ने हमारे लिए, सभी भारतीयों के लिए सोचा था और सोचा है और वो करके दिखा दिया उन्होंने। ठीक है दोस्तों, और उनका सहयोगियों ने। तो आज आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को क्लास को शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड भी इस क्लास को पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, बाय।